हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलीक्लियर कॉन्सेप्ट पर। आज हम पढ़ रहे हैं फैमिली प्लानिंग। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एनक्लेस 9th एडिशन, जिसकी यूनिट नंबर 5 मैटरनिटी नर्सिंग या ओपीजी नर्सिंग, उसका चैप्टर नंबर 21 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा फैमिली प्लानिंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप भी करना चाहते हैं एम्स क्रैक या नॉर्थ सीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बने रही है ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया तो आपको रोकने से कोई, जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है। इसीलिए बने रहिए ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा और लाइन टू लाइन समझाऊंगा मैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। इसका सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन। पहली लाइन बोलती है इन्वॉल्व्स चूजिंग व्हेन टू हैव चिल्ड्रन। यानी फैमिली प्लानिंग क्या होती है कि फैमिली प्लानिंग के अंदर ये इन्वॉल्व किया जाता है कि आपको कब बच्चे चाहिए, और इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन को इंक्लूड किया गया, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड मेथड टू अचीव प्रेगनेंसी। फैमिली प्लानिंग के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन को इंक्लूड किया गया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताया गया है, और कैसे प्रेगनेंसी अचीव की जाती है उसके मेथड के बारे में बताया गया है फैमिली प्लानिंग के अंदर। अगला है हमारा बर्थ कंट्रोल। अगला हमारा है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्शन। इस मेथड के द्वारा कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी लाइन बर्थ कंट्रोल। द फोकस ऑफ काउंसलिंग ऑन द कॉन्ट्रासेप्शन मस्ट मीट द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ ईच पार्टनर। जब आप कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर काउंसलिंग करते हो ना, तो प्रत्येक पार्टनर की फीलिंग्स और नीड्स को ध्यान में रखते हुए उस काउंसलिंग को फोकस करना चाहिए। यानी आपकी काउंसलिंग का फोकस किस पर होना चाहिए कि प्रत्येक पार्टनर की नीड्स और फीलिंग्स के ऊपर, फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट बोला इसका, द सेवरल फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हेन चूजिंग ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इंक्लूडिंग इफेक्टिवनेस, सेफ्टी एंड पर्सनल प्रेफरेंस। यानी बहुत सारे फैक्टर्स है जब आप बर्थ कंट्रोल यानी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड को यूज करते हो या उसको चूज करते टाइम बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, यानी प्रभावशीलता कैसी है बर्थ कंट्रोल, यानी बर्थ कंट्रोल है कॉन्ट्रासेप्शन की उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, वो उसकी सेफ्टी कैसी है, उसकी सुरक्षा कैसी है, और पर्सनल प्रेफरेंस यानी व्यक्तिगत पसंद को भी ध्यान में रखते हुए हम कॉन्ट्रासेप्शन का सिलेक्शन करते हैं। थर्ड पॉइंट बोला द वुमेन्स प्रेफरेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस और अदर पर्सनल बिलीफ्स में अफेक्ट द चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यानी इसके अंदर सबसे पहले महिलाओं की पसंद को महत्व दिया गया है, जिसके अंदर उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी सांस्कृतिक गतिविधियां और रिलीजियस और अदर पर्सनल बिलीफ्स को भी ध्यान में रखा जाता है कि ये भी जो कॉन्ट्रासेप्शन की चॉइस है उसको अफेक्ट कर सकती है। वापस बता रहा हूँ इसके अंदर कि महिलाओं के ध्यान, जो महिलाओं की पसंद है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया गया है इसके अंदर। जब आप कॉन्ट्रासेप्शन को चॉइस करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, उसके अंदर उनकी महिलाओं की कल्चरल प्रैक्टिस, रिलीजियस और पर्सनल बिलीफ्स, व्यक्तिगत पसंद भी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड को अफेक्ट कर सकती है। जब आप कॉन्ट्रासेप्शन के कौन सा मेथड को चूज करना चाहते हैं उसके अंदर महिलाओं का भी रोल होता है। चौथा पॉइंट बोल रहा है हमारा आज का, the other factor that bears on the selection of contraception method include family planning goals, age, frequency of intercourse and the individual's capacity to adhere to the prescribed regimen। जब आप कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड का सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कारक भी उसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग का गोल, उसकी एज और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स यानी इंटरकोर्स करने की फ्रीक्वेंसी भी, और तो इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है ना
प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेंट, यानी जो निर्धारित नियम होता है ना, उसकी पालना करने की क्षमता भी व्यक्ति की कितनी क्षमता है कि उसको पालन कर सकता है या नहीं कर सकता है। वापस बताऊं, द अदर फैक्टर दैट बियर ऑन द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, यानी बहुत सारे कारक है जो जो कॉन्ट्रासेप्शन के सिलेक्शन, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, उसको सिलेक्ट करते टाइम फैमिली प्लानिंग गोल ये भी उसको अफेक्ट कर सकता है। उसकी एज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स एंड द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू अडेयर द प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेंट, यानी प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेंट का मतलब होता है निर्धारित नियम की पालना वो व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी क्षमता देखी जाती है। If family planning goal have already met, sterilization of either partner may be desirable. It is important for the couple to understand that tubal reconstruction may be unsuccessful. अगर आपका फैमिली प्लानिंग गोल अच्छी हो गया, यानी हम दो हमारे दो का गोल अच्छे हो गया, या फिर हम दो हमारे बारे वाला गोल अच्छे हो गया, तो फिर किसी भी एक पार्टनर की स्टरलाइजेशन किया जा सकता है, उसको डिजायरेबल यानी उनकी आवश्यकताएं हो सकती है, या फिर उसको सलाह दे सकता है कि आप स्टरलाइजेशन करवा लीजिए, अपनी नसबंदी करवा लीजिए। इसी के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि उस कपल को यह समझना जरूरी है कि जब आप नसबंदी करवाते तो ये रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, यानी अनसक्सेसफुल होती है। वापस जब अगर एक बार आपने नसबंदी करवा दी तो वो वापस नहीं जुड़ सकती है। अगला पॉइंट है हमारा छठा पॉइंट है, फॉर दोज हु फ्रीक्वेंट एंगेज इन कोइटस और कॉन्ट्रासेप्टिव और ए लॉन्ग टर्म मेथड सच एज इम्प्लांट और एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD में बी कंसिडर। जो बार बार कोइटस के अंदर इंगेज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर लॉन्ग टर्म जो मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, जैसे कि इम्प्लांट्स या इंट्रायूटेराइन डिवाइस का उसकी सलाह दी जाती है। यानी तो बार बार कोइटस के अंदर इंगेज रहते हैं या फिर इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए ओवर कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि IUD इम्प्लांट के लिए सलाह दी जाती है। सातवां पॉइंट है हमारा, when sexual activity is limited, the use of spermicide condoms or diaphragms may be most appropriate. जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी लिमिटेड होती है तब आपको स्पर्मिसाइड का यूज करना चाहिए, कॉन्डम्स का और डायफ्राम्स का यूज करना चाहिए, या जो मोस्ट इम्प्रोप्रिएट होते हैं। वापस बताना, जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी संभोग की क्रिया जब लिमिटेड या सीमित होती है तब आपको शुक्राणुनाशक, कॉन्डम्स और डायफ्राम्स का यूज करना चाहिए। 8th पॉइंट है हमारा, बिकॉज सम मेथड्स हैव एडवर्स इफेक्ट, ए साइन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म में बी नीडेड, यानी कुछ मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के जिसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इसके लिए हमको एक जरूरी होता है कि हम भी उनसे इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म साइन करवा लें, उनकी भी आवश्यकताएं पड़ सकती है, नीडेड होता है। वापस बता रहा हूँ, बिकॉज सम मेथड्स हैव एडवर्स इफेक्ट्स, ए साइन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म्स में बी नीडेड। कॉन्ट्रासेप्शन की कुछ मेथड है जिनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसके लिए हमको इन्फॉर्म यानी जो कंसेंट फॉर्म की आवश्यकताएं होती है, यानी फॉर्म फिल करवा लेना, उनकी अनुमति ले लेना। अगला पॉइंट है हमारा, फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सी चैप्टर 29, यानी अधिक जानकारी के लिए हम 29वें चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। हम इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे। अभी आज का तीसरा पॉइंट है, फैमिली प्लानिंग के अंदर तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो था उसका डिस्क्रिप्शन, सेकंड पॉइंट था बर्थ कंट्रोल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव। थर्ड है हमारा आज का इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंसीव व्हेन डिजायर्ड। इनफर्टिलिटी का मतलब, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको बांझपन। बांझपन का मतलब क्या होता है कि आप जब चाहते हैं तब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवा देते हैं या माता पिता नहीं बन सकते हैं, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। यानी इनफर्टिलिटी एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने की इनएबिलिटी हो, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। सेकंड पॉइंट है इनफर्टिलिटी का सम फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इनफर्टिलिटी इन मेल।
include abnormalities of sperm, abnormal erection or ejaculation, or abnormalities of seminal fluid. यानी मेल के अंदर यानी आदमी के अंदर इनफर्टिलिटी बांझपन का बहुत सारे कारण होते हैं, जो जैसे कि स्पर्म की एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल इरेक्शन या इजेकुलेशन। फिर सेमाइनल फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी भी मेन के अंदर इनफर्टिलिटी कंट्रीब्यूट कर सकता है। वापस बता रहा हूं कि मेन के अंदर यानी आदमी के अंदर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्पर्म की एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल इरेक्शन या इजेकुलेशन। फिर जो सेमिनल फ्लूइड है उसकी एबनॉर्मलिटी भी मेन के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। इनफर्टिलिटी का तीसरा पॉइंट है सम फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी इंक्लूड disorders of ovulation, abnormalities of fallopian tube or cervix, or scarring from previous uterine or fallopian tube infection। यानी फीमेल के अंदर बहुत सारे इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फीमेल के अंदर, यानी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि डिसऑर्डर ऑफ ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और फेलोपियन ट्यूब और सर्विक्स की एबनॉर्मलिटीज भी फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट कर सकती है। या फिर जो प्रीवियस इन्फेक्शन हुए थे फेलोपियन ट्यूब यूटेराइन यूट्रस के, उसके स्कैरिंग भी फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के अंदर चौथा पॉइंट है हमारा सेवरल डायग्नोस्टिक टेस्ट are available to determine the probable cause of infertility and the therapy recommended may depend on the cause of infertility। यानी इनफर्टिलिटी का पता लगाने के लिए यानी डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं, और जो इनफर्टिलिटी का अगर कॉज पता चल जाता है तो उसके लिए बहुत सारी थेरेपी भी उनको रिकमेंड की जाती है। वापस बता रहा हूँ मैं इस लाइन का मतलब कि इनफर्टिलिटी के जो प्रोबेबल कॉज होते हैं ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। और अगर जब आप इनफर्टिलिटी के कॉज को आप पता कर लिया तो उसके लिए बहुत सारी थेरेपी या फिर जो इनफर्टिलिटी जो कारण होता है ना, उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज होती है, उसको रिकमेंड किया जाता है। पांचवा पॉइंट है हमारा, 4 पॉइंट हमने देख लिया इनफर्टिलिटी के अंदर, पांचवा पॉइंट है हमारा इनफर्टिलिटी ऑप्शन। इनफर्टिलिटी ऑप्शन इंक्लूड मेडिकेशन, सर्जिकल प्रोसीजर एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी इनफर्टिलिटी के यानी बांझपन के क्या उपाय हैं, जैसे कि मेडिकेशन, अगर मेडिकेशन से काम नहीं हुआ तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है उनका, तो उनसे भी काम नहीं चला तो फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है, अगर उनसे भी काम नहीं चला तो फिर उनके लिए थेरेपीज अवेलेबल होती है। अगर उनसे भी थेरेपी के अंदर कैसे होती है, जैसे बहुत सारी थेरेपी होती है, जैसे आईवीएफ हो गया, गिफ्ट हो गया। अगर इनसे भी काम नहीं चला तो सरोगेट मदर यानी किराए की कोख वाली माता या फिर एम्ब्रियो होस्ट किया जाता है उनके अंदर। वापस बता रहा हूँ, अगर मेडिकेशन इनफर्टिलिटी मेडिकेशन से नहीं होगी, इनफर्टिलिटी का अगर ऑप्शन है, इनका उपाय अगर मेडिकेशन से नहीं हो तो उनको लिए सर्जिकल प्रोसीजर को रिकमेंड किया जाता है। अगर उनसे भी नहीं होता तो फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग किया जाता है। या फिर इनसे भी काम नहीं चला तो बहुत सारी थेरेपीज होती है, जैसे कि आईवीएफ हो गया, गिफ्ट हो गया, फिर सरोगेट मदर होती है, या फिर एम्ब्रियो होस्ट किया जाता है। अगर इनसे भी नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन होता है एडॉप्शन यानी गोद ले लो। छठा पॉइंट है इनफर्टिलिटी के अंदर द नर्स नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द कपल इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग थेरेपी। यानी जो कपल होते हैं ना, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर नर्स को सपोर्ट करना चाहिए और थेरेपी के दौरान भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये था हमारा फैमिली प्लानिंग। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है ना, वो सॉल्व करेंगे हम। तो बने रहिए और के कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।